जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द डायबिटीज। डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज हमारे पास क्या चीज है? डायबिटीज हमारे पास अगर हमारे पास इंसुलिन की रिलीज प्रॉपर ना हो रही हो फ्रॉम द पैंक्रियास बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान, तो उसका हम डायबिटीज का नाम देते हैं। डायबिटीज की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है हमारे पास? टाइप 1 में हम देखते हैं कि वो जेनेटिकली होती है, यानी वो बाय बर्थ होगी। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी इंसुलिन लग रही होती है क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जेनेटिकली नहीं हो रही होती। सेकेंडली जो होती है वो टाइप 2 होती है, जो कि अडॉप्टेड होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज उसकी डेवलपमेंट होती है। और उसके अलावा इसमें अदर फैक्टर आ जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, आपका जो है आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, फूड कैसा लेते हैं, जंक फूड जो है उससे डायबिटिक बना ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डाइट। और उसका अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें तो दैट विल बी बेटर, कि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं विद एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट। लेकिन अगर फिर भी ये एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से ये कंट्रोल ना हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हमारे पास सबसे पहले हम उनको यूटिलाइज करते हैं। मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज के नाम पे आ रही है। उसके अलावा हमारे पास गेट्रिड के नाम पे एक ड्रग आ रही है, एमरिल आ रही है, उनमें ग्लिमिपिराइड होता है साल्ट। तो ये हम यूटिलाइज करते हैं और इनके डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ हमारे पास जो इंसुलिन जो है बेसिकली इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर? इंसुलिन बेसिकली हमारे पास सेल की परमिबिलिटी को इंक्रीज करती है। फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीज एंट्रेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एंट्रेंस के लिए ये ईस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए एंट्रेंस जो सेल के अंदर होगी वो इंक्रीज कराएगी, परमिबिलिटी इंक्रीज कराएगी। अगर ग्लूकोज जो है हमारे पास उसकी एंट्रेंस हो रही है सेल के अंदर बाय इंक्रीजिंग परमिबिलिटी, तो हमारे पास क्या होगा, अमाइनो एसिड और फैट सेल भी इजीली मूव कर सकेंगे ड्यू टू द इंक्रीज परमिबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जब हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा सेल के अंदर, इसी तरह हमारे पास अमाइनो एसिड और फैट के मॉलिक्यूल भी इजीली एंटर हो सकेंगे सेल के अंदर। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो इंसुलिन है दैट इज नॉट ओनली कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज बट इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द अमाइनो एसिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है और हमारे पास कंट्रोल कर रही है फैट मेटाबॉलिज्म को। इट्स मीन कि हमारे पास इसकी जो वर्किंग है वो टू एंड पे चल रही है। एक तो वो हमारे पास ग्लूकोज का वर्क कर रही है, उसके एंट्रेंस करवा रही है, और सेकेंडली इंसुलिन जो है हमारे पास जो फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है, लेकिन सर स्लाइड कोई नहीं शो हो रही। एंटी डायबिटिक ड्रग नजर आ रहा है आपको? जी सर, बस वही एक नजर आ रहा है। वही नजर आ रहा है। मैंने अभी स्लाइड मूव ही नहीं की, मैं अब थोड़ा सा व्यू देना चाह रहा था कि मैंने स्लाइड को मूव नहीं किया अभी तक। ओके सर। जी, कंटेंट की बात करते हैं। हमारे पास डायबिटीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डायबिटीज क्या चीज है हमारे पास, और बेसिकली डायबिटीज की वजह से हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो सकते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रॉपर हो सकती है डायबिटीज की वजह से। जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं वहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। मोस्ट इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में। सर यही वजह होती है ना कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके सोर्स जल्दी हील अप नहीं होते क्योंकि वो पेरिफेरल की। और उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज हो जाती है उन्हें। जी सर, उनकी सेंसेशन भी लॉस हो जाती है। सेंसेशन लॉस हो जाती है। वो ऐसे फील होता है कि उनके जो फीट हैं उनमें जो ना टिंगलिंग बिहेवियर शो होता है, कि वो जैसे वो उर्दू में कहते हैं जी कुछ चीज जैसे कोई पिन मार रहा है, इस तरह फील होता है उन्हें। और ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। उसके अलावा उनको जो ग्लूकोज जो है
इन स्पाइट ऑफ एंटरिंग इनटू द सेल वो एक्सक्रीट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी जो है इट विल बिकम वीकर। टाइप्स ऑफ डायबिटीज की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा एंटी डायबिटिक ड्रग्स का वो डिस्कस करेंगे, साइड इफेक्ट देखेंगे कि हमारे पास जो एंटी डायबिटिक ड्रग उनके क्या हो सकते हैं, इंसुलिन और इसकी टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी इंसुलिन जो है वो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में और हम उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि पहले डाइट से इसको और लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको बेहतर करें, डायबिटीज के पेशेंट को कंट्रोल करें। अगर फिर भी कंट्रोल, फिर हम डायबिटिक ड्रग के ऊपर जाते हैं, डायबिटिक ड्रग के ऊपर, और लास्टली हम क्या करते हैं, हम इंसुलिन पे आ जाते हैं। अगर ड्रग्स भी इफेक्ट ना कर रही हो तो फिर इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। सर लेकिन ये जो ड्रग्स वगैरह ये जो हम ओबेसिटी को कंट्रोल करके या लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके मतलब नॉर्मलाइज करते हैं, तो डायबिटीज टाइप 2 को ही कर सकते हैं ना, टाइप 1 को तो नहीं होगा? टाइप 1 तो वो तो बाई बर्थ से है जी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि टाइप जो डेट इज अडॉप्टेड, सर जुवेनाइल होती है ना, हाँ उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि टाइप 1 को हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो इंसुलिन बन ही नहीं। उसमें यह है कि हम शुगर का यूज कम कर दें, या वो ऐसी फूड आइटम जिनमें हमारे पास शुगर का कंटेंट ज्यादा है उनका यूटिलाइजेशन कम कर दें, बस इतना उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी उसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, इसमें उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। टाइप 2 में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। जी सर, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जी, रेजिस्टेंस डेवलप होती है, और जो रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के वो उनके साथ इंसुलिन जाके अटैच नहीं हो पाते। ओके सर। जी, डायबिटीज मेलाइटस जो है हमारे पास क्या चीज है, क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज है बाय द मेटाबॉलिक एंड वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज। इसमें हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है दैट विल आल्सो बिकम डिस्टर्ब। और उसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है दैट विल बिकम डिसरप्टेड और ब्लॉक्ड और स्टॉप्ड। इसका रिजल्ट जो है क्यों होता है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होगी अगर इंसुलिन की, तब हमारे पास ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इसमें हमारे पास इंडिकेशंस क्या होंगी, एक तो ग्लूकोसूरिया होगा, जो ग्लूकोज है दैट विल बी सेक्रेटेड इन द यूरिन, और उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड सर्कुलेशन। दो तरह की इसकी फॉर्म, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में जो पेशेंट है नो रिलीज ऑफ इंसुलिन, और जो पेशेंट है उसकी बॉडी फील करती है कि ये हमारे पास जो इंसुलिन है जो बीटा सेल्स हैं दोज आर द फॉरवर्ड पार्टिकल, और वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है। टाइप 2 में क्या होगा, हमारे पास पेशेंट सेक्रीट करता है, इंसुलिन तो करता है लेकिन वो इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि वो बॉडी के जो डिफरेंट प्रोसेस है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, या सेकेंडली क्या होगा, इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी वो इंसुलिन के रिसेप्टर जो है वो रेजिस्ट करेंगे और जो इंसुलिन है वो बाइंड नहीं कर सकेगी। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोसूरिया हो जाएगा, पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है, पोलीफेगिया है, और बॉडी में इचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 126 से हायर है, और ये मैनिफेस्टेशन कैसे है, वेट लॉस है, वीकनेस है, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है इन्फेक्शंस की। यानी ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक हो उसका एक तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी, एक तो वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो डायबिटीज है ये इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लेके आते तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रेटिनोपैथीज हो सकती हैं। ठीक है, रेटिना में डेफिनेटली हमारे पास आई साइट जो है उस पर इफेक्ट होगा, आई साइट वीक हो सकती है।
ग्लाउकोमा हो सकता है, इंक्रीज इंट्राकोलर प्रेशर हो सकता है, न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का नाम देते हैं वो भी हो सकती है, और टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी भी हो सकता है। टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल बी कॉल्ड टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इंसुलिन जो है वो रिलीज हो रही है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस से, और ये बाइंड करती है और एक्टिवेट करती है बॉडी के सेल्स को, और लिवर, मसल और फैट सेल जो हैं वो प्राइमरी टिश्यूज हैं इंसुलिन की एक्शन के। इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग जो है उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कि ग्लूकोज जो है दैट कैन इजीली एंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ गई सेल मेम्ब्रेन की, जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ती है फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की एंट्रेंस शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनकी एंट्रेंस भी हमारे पास इजी हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास क्या फैक्टर, एनाबॉलिज्म होगी और कैटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो है एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा और कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन होगा, और एनाबॉलिज्म का मतलब फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स होगी, और जो कैटाबॉलिज्म है ब्रेकडाउन ऑफ सेल दैट विल बी स्टॉप्ड, या ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विल बी स्टॉप्ड। यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, और इसमें क्या होगा, बॉडी की बिल्डिंग होगी, फॉर्मेशन होगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, या सेल्स की भी हो सकती है। इंसुलिन इंक्रीज करती है ग्लूकोज की मूवमेंट को लिवर में, स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में, हार्ट में और यूट्रस में। ठीक है, और मस्ट बी प्रेजेंट फॉर मसल फैट टिश्यू टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अगर इंसुलिन मसल और फैट टिश्यू में नहीं पाई जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, वो अपनी एनर्जी जो है वो गेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इंसुलिन जो है वो क्या करेगी, इसकी मूवमेंट जो है ग्लूकोज की इनटू द मसल्स और फैट टिश्यूज को इंक्रीज करेगी ताकि एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, इंसुलिन जो है हमारे पास रेगुलेशन करती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की, ताकि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, डिफरेंट सेल्स के जो एक्टिविटीज है उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इंसुलिन जो है हमारे पास क्या करती है, फैट मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंसुलिन प्रमोट करती है ग्लूकोज को कि वो फैट सेल में इनकॉर्पोरेट हो जहां उसकी ब्रेकडाउन होती है। और एक जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट है ग्लूकोज का जो कि एंटर होता है फैट सेल में, दैट इज द ए-ग्लिसरोफॉस्फेट। ए-ग्लिसरोफॉस्फेट जो है वो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और ये कंबाइन करेगा फैटी एसिड के साथ, और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इंसुलिन को प्रमोट करते हैं फैट स्टोरेज के लिए। आपको पता है कि जो ज्यादा हेल्दी पेशेंट होते हैं उनको रोका जाता है कि वो जो ना शुगर कंटेनिंग फूड जो है उसको उसका यूटिलाइजेशन कम करें। वो उस इसीलिए किया जाता है कि वो जो ग्लूकोज होता है जैसे ही वो फैट सेल में जाता है तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, एक ग्लिसरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, एक ग्लिसरोफॉस्फेट फैटी एसिड के साथ मिलता है, और इसका रिजल्ट करता है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उससे फैट स्टोरेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो फैटी पीपल होते हैं उन्हें मना किया जाता है कि आप लोग शुगर की जो बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं उसको यूटिलाइज ना करें, ताकि फैट स्टोरेज जो है फर्दर इंक्रीज ना हो। जी, यहां तक ओके है? एनीबॉडी हु हैज अ क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके सर, वैसे हम ओबेसिटी क्वेश्चन नहीं है? और सर ओबेसिटी को हम डायबिटीज से किस तरह से लिंक करते हैं? वो यही लिंकेज बन रही है आपके पास, जो पॉइंट मैंने बताया आपको
यही लिंकेज है उसकी कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की एंट्रेंस करवा रही है फैट सेल्स में। ठीक है, जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर होगी तो वो फैट सेल में जाएगी ब्लड सर्कुलेशन से, और जब फैट सेल में जाएगी तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास एक ग्लाइसोफॉस्फेट की फॉर्मेशन बनेगी। अब जो एक ग्लाइसोफॉस्फेट है वो क्या वहां मिलेगा फैटी एसिड के साथ, और वो फैटी एसिड के मिलने के बाद क्या होगा, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन। ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड बनेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन की जो है ना इंसुलिन हेल्प होती है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट स्टोरेज जो है उसको इंक्रीज करते हैं। जी, जब इंसुलिन जो है हमारे पास नहीं होती तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फैट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आती है और फ्री फैटी एसिड की फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, जब ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हो, अगर उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि फैट को बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, सबसे पहले कोशिश होती है कि जो हमारे पास इंसुलिन है उसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर प्रोवाइड हो जाए। अगर ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं हो पा रहा ड्यू टू लैकिंग ऑफ इंसुलिन तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास कि फैट जो है वो रिलीज होती है ब्लड स्ट्रीम में और एज ए फ्री फैटी एसिड, और उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके भी फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द फ्री फैटी एसिड्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में किस तरह प्ले करती है, इंसुलिन जो है वो इंक्रीज करती है प्रोटीन के लेवल को। कैसे इंक्रीज करती है कि उसकी जो मैंने पहले भी बताया कि उसकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की ड्यू टू द इंसुलिन, और ग्लूकोज जो है वो एंटर होता है सेल के अंदर। उसके बाद फिर अमाइनो एसिड्स की एंट्री जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो है सेल के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास जो इंसुलिन है दैट इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए इंसुलिन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं है इट्स मीन हमारे पास जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है दैट विल बिकम डिस्टर्ब, और प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, और जो नाइट्रोजन है दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होगी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। सर जो मैंने देखे अक्सर जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो ये जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, पूरी पेरिटोनियम वाले ये स्वेल होता है, मतलब फूला हुआ होता है, जैसे पेट बाहर निकला हुआ होता है, अक्सर पेशेंट्स का मैंने देखा है। उसकी रीजन होती है, उसकी रीजन ये होती है, उसकी रीजन ये बनती है कि हमारे पास जो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ना पेशेंट जी, तो वो अगर एक ही पॉइंट पे वो इंजेक्ट करते जाएं वेरियस टाइम तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है ना एबनॉर्मलिटी हो जाती है कि जो ना जो कैसे कहते हैं जो एब्डोमेन है उसकी एबनॉर्मल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी एक साइड पे वो इंक्रीज ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर इसका बेहतरीन हाल ये है कि जो इंसुलिन यूज करते हैं वो रोटेट करें, अगर वो एब्डोमेन में यूज कर रहे हैं इंसुलिन को तो डिफरेंट एरियाज में इंजेक्ट करें बजाय कि एक ही एरिया में बार बार इंजेक्ट करने की। यस जी, अब हम बात करते हैं एंडोजीनियस इंसुलिन की। हमारे पास जो ग्लूकोज है दैट इज द मेजर एक्टिवेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज, और हमारे पास जो ग्लूकोज हम यूटिलाइज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है इंट्रावीनस से अगर हम ओरली लिया जाए। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास क्या करता है, रिलीज बढ़ाता है गैस्ट्रिन की, सेक्रेटिन की, पॉलीसाइटोकाइनिन की और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की। अब ये जो डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं ग्लूकोज को तो ये सारे जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको उसके लिए हेल्पफुल होते हैं।
उसके अलावा क्या करता है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो वेगल एक्टिविटी भी, वेगल जो नर्व है उसको भी एक्टिवेट करता है। उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज करते हैं। उसमें कॉर्टिसोल आ जाता है। कॉर्टिसोल में पता है दैट इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी हमारे पास ये ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन इसकी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि ये हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकागोन जो है वो भी इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल। ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे क्या करते हैं ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड सर्कुलेशन में उसको एनहांस करते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनहिबिट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को। कौन कौन से फैक्टर हैं? हाइपोक्सिया है, हाइपोथर्मिया है और स्टिमुलेशन है अल्फा एडिनर्जिक 2 रिसेप्टर्स की। ये जो तीनों काम है ये क्या करेंगे, इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देंगे, ठीक है। अगर ब्लड का एक बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तब भी हमारे पास इंसुलिन की रिलीज कम हो जाएगी। अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो गया, डेफिशिएंसी हो गई है ऑक्सीजन की, तब भी हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। अगर अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर जो है उनकी एक्टिवेशन हो रही है तब भी हमारे पास इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन जो है कम हो जाएगी। हमारे पास 2 टाइप्स है डायबिटीज की, बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक तो हम कह रहे हैं कि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप 1 और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है और इसका सडन ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और इसके साथ डिफरेंट अदर कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकती है। इट्स मीन हमारे पास इंसुलिन जो है हमें एक्सोजीनियसली रिक्वायर्ड है। इट्स मीन जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसमें हमारे पास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस हो रही है इंसुलिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और मोस्टली जो है हमारे पास 10% जो है पीपल हैं वो डायबिटिक होते हैं विद द टाइप 1 और रिमेनिंग 90% जो है वो डायबिटिक टू द टाइप 2। ये एक डायग्राम है दैट इज इंडिकेटिंग कि हमारे पास जो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज की इनटू द सेल्स, और अगर इंसुलिन नहीं है तो तब ग्लूकोज का क्या लेवल होगा और अगर इंसुलिन मौजूद है तब हमारे पास इंसुलिन का लेवल क्या होगा। हमारे पास जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं दोज आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास सेल की आउटर सरफेस है हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर मौजूद है और ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ जैसे इंसुलिन आके बाइंड करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की और जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है GLUT4 के साथ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4, उसके साथ क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ग्लूकोज को इनसाइड द सेल। अगर इंसुलिन एब्सेंट है तो हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स हैं दोज विल नॉट बी एक्टिवेट, ये एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्टिवेट तब होंगे जब इंसुलिन आके इनके साथ बाइंड करेगी तो फिर क्या होगा, परमिबिलिटी इंक्रीज कर देगी ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स which are being taken place inside the, शायद आपको जेन में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हमने स्टडी किए हैं। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं, those are present inside the receptors, inside the cells and attached with the receptors। जैसे इंसुलिन आके बाइंड करती है उनकी फास्फोरिलेशन होती है, उस फास्फोरिलेशन से क्या होता है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है, जीन की एक्टिवेशन होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है दैट विल बिकम इंक्रीज और उसका रिजल्ट क्या होगा कि GLUT4 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। GLUT4 से क्या होगा हमारे पास ग्लूकोज जो है दैट विल मूव इनसाइड द सेल। जब ग्लूकोज मूव करेगा तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास अमीनो एसिड और फैट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव करेंगे इनसाइड द सेल्स। ओके जी, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? क्लियर है। थक तो नहीं गए आप लोग? नो सर। जी नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? ये बेसिकली कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है और ये बॉडी से रिलीज होती हैं कीटोन बॉडीज, तो उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का नाम देते हैं। ये बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। एक बॉडी का ड्रॉबैक है, एक डिजीज है जो कि डिफरेंट अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये नॉर्मली अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तब हमारे पास कीटोएसिडोसिस का प्रोसेस होता है। तो क्यों होता है ऐसे कि ग्लूकोज जो है वो अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होती, उसकी अमाउंट कम होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जाता और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। उसका रिजल्ट क्या होता है, जब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही तो फैट सेल जो है वो मोबिलाइज होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, और फैट सेल क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं लिवर से, और वो उनकी ब्रेकडाउन कहा जाती है इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है दैट विल बिकम ब्रोकन देन इनटू द कीटोन। फैटी एसिड से हमारे पास कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। सर तो जो ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कीटोएसिडोसिस होगी तो वो फिर ओबीस नहीं होंगे, वो फिर मतलब पतले होंगे, क्योंकि फैट तो उनकी ब्रेक डाउन होती जाएगी, पतले तो होंगे, लेकिन वो जो कीटोन बॉडीज निकल रही है फैट, हाँ, तो वो जो कीटोन बॉडीज है बॉडी के लिए बड़ी डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं ऐसे तरीका का यूटिलाइज कर जिससे ये हमारे पास ना इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उनको नुकसान हो सकता है, कीटोएसिडोसिस काज हो सकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्लिम स्मार्ट हो जाएं, तो वो डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं जो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन करती हैं, तो कीटोन बॉडी जो है बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है। जी, कीटो डाइट भी तो होती है, क्या बोला आपने? सर कीटो डाइट जो कीटो डाइट भी होती है, वो भी हाँ लोग करते हैं, लेकिन उतने बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। लोग यूटिलाइज तो करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बॉडी के लिए डेंजरस है, नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अकोमोडेशन हो जाएगी कीटोन बॉडीज की, और एसिडीमिया का हो सकता है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? नो सर, पीछे सारी आवाज अभी कट गई थी। अब आवाज आ रही है ठीक? जी सर, अब आ रही है। यस सर, आ रही है। जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, हमारे पास जो अकोमोडेशन होती है कीटोन बॉडीज की, उसका रिजल्ट होता है एसिडीमिया का हो जाता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, वो कोशिश करती है कि इस एसिडीमिया को कम किया जाए, ठीक है। एसिडिक जो है हमारे पास कंटेंट, उसका एक्सचेंज किया जाता है विद द पोटाशियम जो कि सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन सेल के अंदर जाती है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, पोटाशियम जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। बॉडी उस एसिडीमिया को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करती है कि पोटाशियम को बाहर निकालती है, और हाइड्रोजन जो है वो सेल के अंदर चली जाती है। यानी वो उसने अपना बफरिंग रिएक्शन तो शो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, पोटाशियम जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और किडनीज क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि वो बफर करें एक्सक्रीटिंग कीटोन्स को, ठीक है। वहां भी बफरिंग एक्शन होगा, और वो कीटोन बॉडीज को एक्सक्रीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास जो एसिडीमिया प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉर्मलाइज हो जाए। और उसके अलावा जो लंग्स हैं वो अटेम्प्ट करेंगे कि वो भी एसिडीमिया को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे बाय कोस्मोलॉजिकल ब्रीदिंग। कोस्मोलॉजिकल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग के थ्रू वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे कीटोन बॉडीज को। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है डायबिटिक कीटोसिडोसिस की? कोस्मोलॉजिकल ब्रीदिंग हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, थर्स्ट है, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेगिया है, पॉलीयूरिया है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया और शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है, अगर हम उसकी बात करें, उसमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस काज होगी। इट्स मीन हम ऐसी ड्रग्स देंगे
जो कि हाइपरग्लाइसीमिया को भी कम करें और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको भी कम करें, यानी वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सके और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सके। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो जाएगी ग्लूकोज बाय लिवर और डिक्रीज अपटेक हो जाएगी ग्लूकोज की लिवर और मसल और फैट से। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हायर देन यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन जो है उसमें रिक्वायर्ड है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इंसुलिन होगी वो हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी ताकि हम जो है पेशेंट को नॉर्मलाइज कर सकें, ताकि उसका ग्लूकोज का जो लेवल है वो इन स्पाइट ऑफ इन सर्कुलेशन वो सेल्स के अंदर जाए। डायबिटीज टाइप 2 जो है वो किसी भी एज पे हो सकती है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, लेस सीवियर सिम्टम्स हैं और इसको कंट्रोल करना इजी है। और इसमें क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है और स्ट्रोक्स हो सकते हैं। 90% जो है वो हमारे पास डायबिटिक टाइप 2 के हैं और मल्टी फैक्टोरियल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया नॉन कीटोटोटिक कोमा। इसमें कीटोन बॉडीज की रिलीज नहीं होती, ठीक है। कोमा काज होता है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया से, लेकिन कीटोन बॉडी जो है उनका रोल यह नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे पास पेशेंट जो है अगर उसके पास कोई इंसुलिन थोड़ी बहुत मौजूद है तो कीटोसिस या कीटोसिडोसिस डेवलप नहीं होता। कीटोसिडोसिस तब डेवलप होता है जब इंसुलिन जो है वो बिल्कुल उसकी क्वांटिटी जो है बॉडी के अंदर लेस हो जाए या खत्म हो जाए, तब हमारे पास कीटोसिडोसिस काज होता है। लेकिन इस केस में जब हम बात करते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया नॉन कीटोटिक कोमा, इसमें क्या होगा, हमारे पास कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन नहीं होगी, इंसुलिन प्रोड्यूस होगी लेकिन टू स्मॉल क्वांटिटी टू लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है दैट कुड इंक्रीज फ्रॉम 1800 से लेकर 1000 तक इसमें ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। इसमें हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया नॉन कीटोटिक कोमा में। सर मुझे ये ना समझ नहीं आई इसके हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया। मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हुई, जबकि कीटोसिडोसिस में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है दैट विल बिकम स्टॉप, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी, इंसुलिन की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो रिलीज होगी और वो कुछ सम एक्सटेंट वो क्या करेगी, ग्लूकोज की मूवमेंट कराएगी इनटू द सेल्स। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है दैट विल बिकम इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 1000, ठीक है। अब जब इतना ये हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, कोमा और डेथ भी काज हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है, वो जो DKA था, ठीक है, कीटोएसिडोसिस जो था उसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं थी, तो उसमें तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा मतलब 800 से 1000 हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ तो एंडोजेनस इंसुलिन प्रेजेंट है ना, तो इसमें तो शुगर का लेवल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर शुगर इतनी 800 से बढ़ कैसे गई है? इसमें शुगर बढ़ रही है लेकिन कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। वो कीटोन बॉडीज जो बन रही है वो प्रोड्यूस, इसमें टू सम एक्सटेंट है, ये इट्स मीन कि हमारे पास ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, सॉरी इंसुलिन तो प्रेजेंट है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है, कीटोन बॉडीज बनने तो नहीं दे रही लेकिन ये शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ठीक है। उसमें हम ये करेंगे, कीटोसिडोसिस में हम इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास कंडीशन जो है उसकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसमें भी हम इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। आज इन्फ्यूजन देंगे ताकि हमारे पास जो है पेशेंट की कंडीशन जो है उसको हम नॉर्मलाइज कर सके, और इंसुलिन की जो कैसे कहते हैं रेपिटेशन करेंगे डोज की, बार बार उसको एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज हो जाए। सर इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सी वाली है कंडीशन?
दोनों ही डेंजरस है। डोसेज जो है वो ज्यादा डेंजरस है, उसमें जो है बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, हमारे पास इंसुलिन है ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं होगी तो वो ज्यादा डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन इसमें भी तो पेशेंट कोमा में जा रहा है। जी क्या बोल रहा है? इस कंडीशन में भी तो पेशेंट कोमा में जा रहा है, इवन डेथ भी हो रही है। ये वाली कंडीशन ज्यादा हार्मफुल नहीं होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कीटोएसिडोसिस। हार्मफुल जो है दोनों ही हार्मफुल है। इसमें ये कंडीशन बन रही है कि इसमें सिम्टम मेंशन किए हैं, उसमें मेंशन नहीं की हुई बस, और ऐसा मामला नहीं है कि उसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, आपको मजीद डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जस्ट पॉइंट्स में इसको मेंशन करने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कोई आपको डिटेल चाहिए तो आप बुक से रीड आउट करें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सिंड्रोम एक्स। कंप्राइज होती है सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स में, जो कि हमारे पास सेंट्रल एब्डोमिनल एडिपोसिटी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो एब्डोमेन है उसमें एडिपोज टिश्यू जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मेन की जो वेस्ट है डेट विल इंक्रीज ग्रेटर देन 40, और वुमेन जो है डेट विल बी 35 इंचेस। इसमें क्या होगा, हमारे पास फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, और जो HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है डेट विल बी अबाउट लेस देन 40 men and less than 50 milligram in women. ब्लड प्रेशर जो है डेट विल बी इक्वल टू 130/85, और फास्टिंग ग्लूकोज जो है डेट विल बिकम ग्रेटर और इक्वल टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये प्रोथ्रोम्बोटिक भी हो सकती है और प्रोइंफ्लेमेटरी टेंडेंसीज भी हो सकती है इसमें, ठीक है। थ्रोम्बिन फॉर्मेशन जो है उसे कहते हैं, उसमें भी इफेक्ट होता है, और उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी जो हमारे पास मौजूद हैं वो भी, उनके भी इफेक्ट हो सकता है। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं उनके भी इंक्रीज हो जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, और प्रोथ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन हो सकती है यानी की कंडीशन भी हो सकती है। और उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर मौजूद है जो इन्फ्लेमेशन काज करवा सकते हैं, वो भी हमारे पास उनकी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है उसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, लिपिड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज VLDL हो जाएगा, LDL और ट्राइग्लिसराइड, और जो HDL है वो कम हो जाएगी। यानी जो डेंजरस फैट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। VLDL जो है वो भी डेंजरस है, LDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बढ़ता है तो ये भी बॉडी के लिए डेंजरस है। जबकि HDL का लेवल जो है वो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होगी। अब हम इसको ट्रीट करते हैं डिफरेंट ड्रग्स देके, ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड सर्कुलेशन में दैट शुड बी नॉर्मल। हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हम ओरली यूटिलाइज करते हैं, और इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है तो हमारे पास कुछ लोगों में ऐसे होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है, और उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास जो अपटेक है ग्लूकोज की इनटू द सेल्स वो भी कम हो जाती है। उसको ट्रीट
करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमारे पास ग्लूकोज की जो अमाउंट है ब्लड सर्कुलेशन में उसको नॉर्मलाइज करती हैं, रेगुलाइज करती हैं। और जो ड्रग्स हम देते हैं ये बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इनको एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हम इंसुलिन जो है वो अगर यूज करेंगे तो वो रेगुलर यूज करनी पड़ेगी। ऑल्दो इनको भी रेगुलर यूज करना पड़ता है, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है इंसुलिन की। ठीक है, अगर इंसुलिन पे कोई पेशेंट लग जाता है तो उसको फिर डिसकंटिन्यू करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं ये हमारे पास टाइप 2 में मोस्टली एडमिनिस्टर करते हैं। और उसके अलावा उन पेशेंट में जिनमें हमारे पास टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन अगर यूज कर रहे हूँ और हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। और उसके अलावा इंसुलिन जो है हम जो अवेलेबल है वो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम पोर्क है ह्यूमन में। इन दोनों से हम इंसुलिन को ऑब्टेन करके यूटिलाइज कर सकते हैं, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन को हम प्रोड्यूस करते हैं। सर पोर्क से इंसुलिन? जी पोर्क से भी ऑब्टेन करते हैं, और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में तो ये कोई इतना इशू नहीं है यूटिलाइज करने में, तो वो लोग यूज करते हैं। यहाँ तो फिर बैन हो गया। जी यहाँ पे बैन होगी, लेकिन आप ये पता नहीं एवेल्युएट करते हैं कि नहीं करते हैं। इनके पास कोई क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में कि वो उसको एवेल्युएट कर सकें कि ये हमारे पास जो है जो हमारे पास इंसुलिन आ रही है, क्योंकि हम लोकली तो बहुत कम बना रहे हैं। मोस्टली वो यूटिलाइज हो रही है, वो हुमुलिन होती है, वो लिली कंपनी है इटली की, वो बना रही है। तो वो पता नहीं अब क्या शामिल करते हैं, या तो उनको कंफर्म होगा या लोग कैसे यूज कर रहे हैं, इसमें अभी तक मेरे पास डेटा नहीं है इसके बारे में। जी बैक्टीरिया से भी बनती है? हाँ जी बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना रहे हैं ना जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया यूज होता है, नॉर्मली एस्चेरिशिया कोलाई यूज करते हैं। जी सर। जी हमारे पास एज रिलेटेड कंसिडरेशन कौन सी आ जाती है? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हमें पता है वो चिल्ड्रन में हो रही है। उसमें हम क्या करते हैं कि कंसिस्टेंट डाइट देते हैं, और ऐसे पेशेंट को उसकी ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, और एक्सरसाइज जो है वो डेली करवाते हैं, ताकि पेशेंट की जो शुगर लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ऐसे बच्चों में हमारे पास हमें अगर उनकी ग्रोथ का और डेवलपमेंट के बारे में अगर कंसिडर करते हैं तो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें और चेक करते रहें कि वो अगर वो एबनॉर्मल होगी तो उन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते और डायबिटिक पेशेंट को, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इन्फेक्शन हो सकती है और इलनेस काज हो सकती है ऐसे पेशेंट। सर थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन पर भी कोई इफेक्ट होता है इसका? क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाती है, तो ग्रोथ किस तरह से? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन की वजह से ग्रोथ हार्मोन भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो बॉडी के अंदर तो जो हमारे पास हार्मोन है जो उसकी भी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी भी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अफेक्टेड होती है अगर इंसुलिन की रिलीज कम हो रही हो, क्योंकि जो इंसुलिन है दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस सर, ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया। अब हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बच्चों में है, उसमें क्या होगा कि उन बच्चों में जो है डिहाइड्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते तो समटाइम ऐसे होता है कि जो इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम साइड की रोटेशन में अगर एब्डोमेन में यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट एरिया में हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ताकि एब्डोमिनल एडिपोसिटी काज ना हो सके, एडिपोस टिश्यू जो है वो उसमें क्या कहते हैं ज्यादा अक्यूमुलेशन ना हो सके एडिपोस, और फैट डेपोजिशन कम हो सके। अब हमारे पास हम ऐसे बच्चों में क्या करेंगे,
तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। इट्स मीन हमें उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, एवरीडे हम उसको चेक करेंगे उन बच्चों के, उनमें कोई हाइपोग्लाइसीमिया काज तो नहीं हो रहा, उनकी डेली बेसिस के ऊपर हम उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकती हैं हाइपोग्लाइसीमिया की? हंगर है, स्वेटिंग है, टैकीकार्डिया है, इरिटेबिलिटी और लेथार्जी काज हो सकती है। अब एज रिलेटेड कंसिडरेशन इन ओल्डर एडल्ट्स। जी यस सर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा, बाकी काफी लेंथी हो गया है। अच्छा चलें, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में या कोई ऐड अप करना चाहे, मोस्ट वेलकम। जी बच्चों ओके जी? Yes, sir. क्लियर है? यस सर, ओके। अच्छा मुझे ना स्क्रीनशॉट भेजिए अटेंडेंस लेके।